1012 इंसान, 14 मिनट और एक नदी जो हमेशा के लिए उनकी कब्र बन गई। टाइटैनिक को डूबने में 2 घंटे 40 मिनट लगे थे, लेकिन ये जहाज RMS एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड सिर्फ 14 मिनट में समुद्र की गहराइयों में चला गया। और सबसे चौंकाने वाली बात, यह हादसा खुले समुद्र में नहीं, एक नदी में हुआ था। 29 मई 1914, कनाडा की सेंट लॉरेंस नदी, घनी कोहरे की एक रात और 1477 लोगों की जिंदगी जो कुछ ही मिनटों में बदलने वाली थी। तो चलिए सब्सक्राइब करके शुरू करते हैं इस कहानी को। इस वीडियो के अंत तक तुम समझ जाओगे कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिसने 14 मिनट में 1012 लोगों की जान ले ली, और क्यों दुनिया ने इतिहास की इस सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक को लगभग भुला दिया। बात है साल 1906 की। ग्लासगो, स्कॉटलैंड में फेयरफील्ड शिप बिल्डिंग कंपनी के कारखाने में एक ऐसा जहाज तैयार हो रहा था जो उस दौर का सबसे आलीशान और ताकतवर जहाजों में से एक था। 548 फीट लंबा, 14,191 टन वजनी RMS एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड। ये जहाज सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये एक तैरता हुआ महल था। इसके अंदर फर्स्ट क्लास के केबिन इतने शानदार थे कि अमीर से अमीर यात्री भी दंग रह जाते। डाइनिंग हॉल में क्रिस्टल क्लैडर्स की रोशनी, महंगे कालीन और खाने की वो खुशबू जो पूरे जहाज में फैल जाती। लेकिन ये जहाज सिर्फ अमीरों के लिए नहीं था, इसमें सेकंड और थर्ड क्लास के यात्री भी थे, वो लोग जो कनाडा में एक नई जिंदगी का सपना लेकर चल रहे थे। हर बार जब यह जहाज लिवरपूल से क्वेबेक की तरफ निकलता था तो हजारों लोगों की उम्मीदें, सपने और जिंदगियां इसके साथ होती थीं। 28 मई 1914 की शाम, लिवरपूल का बंदरगाह एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड अपनी 96वीं ट्रांस अटलांटिक यात्रा पर निकलने के लिए तैयार थी। और इस बार जहाज पर एक खास समूह था, सैल्वेशन आर्मी के 167 सदस्य। ये लोग कनाडा में एक बड़े इंटरनेशनल कन्वेंशन में हिस्सा लेने जा रहे थे। इनके साथ था उनका बैंड, उनके इंस्ट्रूमेंट्स और उनकी आंखों में एक उत्साह जो किसी भी मुसीबत से बेखबर था। कुल मिलाकर उस रात जहाज पर थे 1057 यात्री और 420 क्रू मेंबर्स, कुल 1477 लोग। जहाज के कैप्टन थे हेनरी केंडल, एक अनुभवी और सम्मानित नाविक। और ये वही कैप्टन केंडल थे जिन्होंने कुछ साल पहले एक मर्डरर को पकड़वाने में मदद की थी, वायरलेस टेलीग्राफ का इस्तेमाल करके। उस जमाने में ये बहुत बड़ी बात थी। तो कहने का मतलब यह है कि कैप्टन केंडल कोई साधारण इंसान नहीं थे। जहाज ने लिवरपूल छोड़ा। सेंट लॉरेंस नदी की तरफ बढ़ते हुए रात के अंधेरे में हजारों लोग अपने अपने केबिन में सो रहे थे। किसी को नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी रात है। 29 मई 1914, रात के करीब 1:30 बज रहे थे। एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड सेंट लॉरेंस नदी में फादर पॉइंट के पास पहुंच चुकी थी। यहां से पायलट अडेलार्ड बर्निए जहाज से उतरे, क्योंकि नदी के इस हिस्से के बाद अब ओपन वाटर था और कैप्टन केंडल खुद संभाल सकते थे। लेकिन ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ से आ रहा था एक नॉर्वेजियन कोल शिप। नाम था SS स्टॉरस्टेड। स्टॉरस्टेड एक भारी भरकम कार्गो शिप था। 6000 टन से ज्यादा कोयला उसके पेट में भरा हुआ था। इसका मतलब यह था कि वो एक चलता फिरता पत्थर था, धीमा, भारी और रुकने में वक्त लगाने वाला। दोनों जहाज एक दूसरे की तरफ आ रहे थे। दूरी थी लगभग 6 मील, यानी काफी वक्त था, काफी जगह थी। किसी भी नॉर्मल रात में ये दोनों जहाज एक दूसरे को सेफली क्रॉस कर लेते। लेकिन वो रात नॉर्मल नहीं थी। सेंट लॉरेंस नदी पर उस रात घना कोहरा उतर आया था। ऐसा कोहरा जो कुछ ही मिनटों में इतना घना हो गया कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। कैप्टन केंडल ने स्टोरस्टेड की लाइट्स देखी थीं। पहले दूर से साफ दिख रही थीं, लेकिन जैसे ही कोहरे की चादर छा गई, वो लाइट्स गायब हो गईं। केंडल ने तुरंत जहाज की इंजन्स बंद करने का आदेश दिया। जहाज को रोकने की कोशिश की। फॉग हॉर्न बजाए, 1 बार, 2 बार, 3 बार। स्टोरस्टेड की तरफ से भी जवाब आया, लेकिन कोहरे में आवाजें दिशा नहीं बताती हैं, वो सिर्फ गूंजती हैं।
और फिर वो हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। स्टोरस्टेड के फर्स्ट ऑफिसर एल्फ्रेड टफ्टेनेंस ने, जो उस वक्त ब्रिज पर था, एक गलत फैसला किया। उसने सोचा कि एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड उसके स्टारबोर्ड यानी दाईं तरफ से निकल जाएगी, इसीलिए उसने स्टोरस्टेड को थोड़ा स्टारबोर्ड की तरफ मोड़ा। लेकिन एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड उसी दिशा में थी। रात के 1:55 पर SS स्टोरस्टेड की नुकीली बो यानी अगला हिस्सा सीधे एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड के स्टारबोर्ड साइड में घुस गई। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि स्टोरस्टेड ने एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड के साइड में एक बड़ा सा छेद कर दिया था, और वो छेद था करीब 14 फीट चौड़ा और 25 फीट गहरा। उस छेद से पानी अंदर घुसने लगा, इतनी तेजी से, इतनी बेरहमी से, जैसे समुद्र खुद उस जहाज को निगलने पर उतारू हो। अब यहां एक जरूरी बात समझो, टाइटैनिक के डूबने में 2 घंटे 40 मिनट क्यों लगे? क्योंकि टाइटैनिक की वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स ने पानी को स्लोली अलग अलग हिस्सों में भरने पर मजबूर किया। लेकिन एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड में उस रात वाटर टाइट डोर्स बंद ही नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि बहुत से पोर्ट होल्स यानी जहाज की छोटी छोटी खिड़कियां खुली थीं। मई की गर्म रात में लोगों ने उन्हें खोल रखा था, और जब जहाज एक तरफ झुकने लगा तो उन खुली खिड़कियों से पानी सीधे अंदर घुस गया। जहाज तेजी से एक तरफ झुकने लगा। इंजीनियर्स ने वाटर टाइट डोर्स बंद करने की कोशिश की, लेकिन जहाज इतना झुक चुका था कि डोर्स का मैकेनिज्म काम नहीं किया। और यहीं पर एक सवाल है जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। कमेंट में बताओ, क्या तुम्हें पहले से पता था इस जहाज के बारे में? क्योंकि जो अब होने वाला है वो सुनकर तुम हैरान रह जाओगे। कैप्टन केंडाल ब्रिज पर खड़े थे। उन्होंने देखा कि जहाज तेजी से लिस्ट कर रहा है, यानी एक तरफ झुक रहा है। उन्होंने तुरंत डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा, लाइफ बोट्स उतारने का आदेश दिया। लेकिन जहाज इतनी तेजी से झुक रहा था कि पोर्ट साइड की लाइफ बोट्स तो पानी में उतर ही नहीं सकती थीं। वो हवा में लटक रही थीं, और स्टारबोर्ड साइड की लाइफ बोट्स वो पानी में इतनी तेजी से घुस गईं कि लोग उनमें बैठ ही नहीं पाए। 14 मिनट, सिर्फ 14 मिनट में 548 फीट लंबा 14,000 टन वजनी जहाज सेंट लॉरेंस नदी की गहराइयों में समा गया, और उसके साथ गए 1012 इंसान, उनके सपने, उनकी उम्मीदें, उनकी आखिरी सांसें। लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली सवाल तो अभी बाकी है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन था? स्टोरस्टेड का वो फर्स्ट ऑफिसर जिसने गलत फैसला किया, या कोई और? और वो बिल्ली एमी जो डूबने से ठीक पहले रहस्यमयी तरीके से जहाज छोड़ गई थी, उसकी कहानी क्या थी? जब सूरज उगा 29 मई 1914 की सुबह, सेंट लॉरेंस नदी की सतह पर सिर्फ मलबा था। टूटे हुए लकड़ी के तख्ते, बिखरे हुए कपड़े और लाशें, सैकड़ों लाशें। जो लोग बचे थे उनकी संख्या थी सिर्फ 465, यानी 1477 में से केवल 465 लोग जिंदा बचे। बाकी 1012 लोग उस रात सेंट लॉरेंस नदी की गहराई में चले गए, हमेशा के लिए। और इन 1012 लोगों में सबसे ज्यादा तकलीफ दे था सैल्वेशन आर्मी का वो हिस्सा। याद है ना, वो 167 लोग जो कनाडा जा रहे थे, उनमें से सिर्फ 24 लोग बचे। बाकी 143 लोग, जिनमें बच्चे भी थे, महिलाएं भी, सब उस रात नदी में समा गए। सैल्वेशन आर्मी के उस ग्रुप के लीडर थे कमिश्नर डेविड रीस, वो भी नहीं बचे। लेकिन अब असली सवाल, जो उस वक्त पूरे कनाडा और ब्रिटेन में गूंज रहा था, वो था कि आखिर ये हुआ कैसे? दोनों जहाजों के बीच काफी दूरी थी, दोनों ने एक दूसरे की लाइट्स देखी थीं। फिर ये टक्कर हुई कैसे? कनाडा ने तुरंत एक फॉर्मल इंक्वायरी शुरू की। जज जॉन बिगम, जो लॉर्ड मर्सी के नाम से भी जाने जाते थे, इस इंक्वायरी के हेड बने। और ये वही लॉर्ड मर्सी थे जिन्होंने टाइटैनिक की इंक्वायरी भी हैंडल की थी। तो इस आदमी को समुद्री हादसों की जांच का खासा तजुर्बा था। इंक्वायरी में दो तरफ थे। एक तरफ कैप्टन केंडल और एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड की क्रू,
दूसरी तरफ SS स्टोरस्टेड के कैप्टन थॉमस एंडरसन और उनका फर्स्ट ऑफिसर एल्फ्रेड टफ्टनस। कैप्टन केंडल ने कहा, जब कोहरा आया मैंने इंजन्स बंद किए, जहाज को रोका, फॉग हॉर्न बजाए, स्टोरस्टैड को सिग्नल दिए कि वो रुके, लेकिन स्टोरस्टैड नहीं रुका। स्टोरस्टैड की तरफ से कहा गया, हमें नहीं पता था एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड कहां है। कोहरे में हमने अपनी तरफ से सब सही किया। लेकिन इंक्वायरी में एक बात सामने आई जो सब कुछ बदल देती थी। स्टोरस्टेड के फर्स्ट ऑफिसर एल्फ्रेड टफ्टनस ने खुद माना कि जब कोहरा आया तो उसने जहाज की स्पीड कम नहीं की। इंटरनेशनल मरीन लॉ के हिसाब से कोहरे में किसी भी जहाज को अपनी स्पीड कम करनी होती है, ऑलमोस्ट रुकने की हद तक। लेकिन स्टोरस्टेड फुल स्पीड से आगे बढ़ता रहा। और दूसरी बात, जब टफ्टनस को लगा कि एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड उसके स्टारबोर्ड साइड से निकलेगी, तो उसने जहाज को स्टारबोर्ड की तरफ मोड़ा। लेकिन यह फैसला उसने कैप्टन एंडरसन को बताए बिना लिया। कैप्टन उस वक्त ब्रिज पर नहीं थे। लॉर्ड मर्सी ने अपना फैसला सुनाया। SS स्टोरस्टेड को इस हादसे का जिम्मेदार ठहराया गया। स्टोरस्टेड को एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड के ओनर्स को हर्जाना देने का आदेश दिया गया। लेकिन यहां एक कड़वा सच था। स्टोरस्टेड की इंश्योरेंस वैल्यू थी लगभग $2 लाख और एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड और उसमें मारे गए लोगों का नुकसान करोड़ों में था। हर्जाना मिला बस नाम का। लेकिन इंक्वायरी खत्म होने के बाद भी एक सवाल बना रहा, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब न कैप्टन केंडल दे सके न टफ्टनस। वो सवाल था, उस रात कोहरा इतनी तेजी से कैसे आया? सेंट लॉरेंस नदी में एक खास तरह का कोहरा होता है जिसे एडवेक्शन फॉग कहते हैं। जब गर्म हवा ठंडे पानी के ऊपर से गुजरती है तो कुछ ही मिनटों में इतना घना कोहरा बन जाता है कि 100 मीटर की दूरी पर कुछ नहीं दिखता। बस एक झटके में साफ रात से अंधेरा। यानी कैप्टन केंडल ने जो लाइट्स देखी थीं स्टोरस्टेड की, वो सच में थीं। और जब कोहरा आया तो लिटरली कुछ सेकंड में सब गायब हो गया। दोनों जहाज अंधेरे में एक दूसरे की तरफ बढ़ते रहे, बिना देखे, बिना जाने। और अब वो हिस्सा जो इस पूरी कहानी को एक अलग डिमेंशन देता है। एमी। एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड पर एक बिल्ली रहती थी। नाम था एमी, जहाज की मैस्कॉट। क्रू के लोग उसे बहुत प्यार करते थे। हर यात्रा पर एमी जहाज पर होती थी, घूमती, खेलती, लोगों के पैरों से लिपटती। लेकिन 28 मई 1914 को जब एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड अपनी 96वीं यात्रा के लिए लिवरपूल बंदरगाह से निकलने वाली थी, एमी ने जहाज छोड़ दिया। किसी ने देखा कि एमी गैंगप्लैंक से उतरकर बंदरगाह की तरफ चली गई। क्रू के लोगों ने उसे वापस लाने की कोशिश की, लेकिन एमी वापस नहीं आई और उसी रात एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड डूब गया। अब तुम सोचोगे ये तो बस एक कोइंसिडेंस है, बिल्लियां अक्सर ऐसे करती हैं। लेकिन सेलर्स की दुनिया में ये बात बहुत गहरी जड़ें रखती है। सदियों से समुद्री लोग मानते आए हैं कि जहाज की बिल्ली अगर जहाज छोड़ दे तो वो यात्रा शुभ नहीं होती। क्या एमी को कुछ पता था? क्या जानवरों की छठी इंद्री सच में काम करती है? साइंस इसका जवाब नहीं देती, लेकिन इतिहास के पन्नों में एमी की ये कहानी आज भी दर्ज है। लेकिन इस पूरी त्रासदी का सबसे बड़ा रहस्य वो नहीं है जो हमने अभी तक बात की। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि 1012 लोगों की मौत, इतिहास के सबसे तेज डूबने वाले बड़े जहाजों में से एक, और फिर भी दुनिया ने इसे भुला दिया। टाइटैनिक डूबा 1912 में, तो आज 100 साल बाद भी उस पर फिल्में बनती हैं, किताबें लिखी जाती हैं, म्यूजियम बने हैं। लेकिन एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड, ज्यादातर लोगों ने इसका नाम तक नहीं सुना। इसके पीछे एक नहीं कई वजहें थीं। पहली वजह वक्त। एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड 29 मई 1914 को डूबा और ठीक 66 दिन बाद 28 जुलाई 1914 को वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया। जब पूरी दुनिया एक महायुद्ध की आग में जल रही हो तो एक जहाज की खबर कहां टिकती? उस वक्त के अखबारों में एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड की खबर थी, लेकिन धीरे धीरे वॉर की खबरें इतनी बड़ी होती गईं कि ये त्रासदी पन्नों के पीछे दब गई। दूसरी वजह लोकेशन। टाइटैनिक डूबा था ओपन अटलांटिक ओशन में। एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड डूबी थी एक नदी में, सेंट लॉरेंस नदी में। नदी में डूबना ये बात समहाउ उतनी ड्रामेटिक नहीं लगती लोगों को। भले ही उस नदी की गहराई 40 मीटर से ज्यादा थी,
और पानी इतना ठंडा था कि इंसान कुछ मिनटों में हाइपोथर्मिया से मर सकता था। और तीसरी, शायद सबसे दर्दनाक वजह थी ये कि एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड पर ज्यादातर यात्री थर्ड क्लास के थे, गरीब लोग, प्रवासी, जो कनाडा में एक बेहतर जिंदगी ढूंढने जा रहे थे। इतिहास में अक्सर उन्हीं की कहानियां ज्यादा याद रहती हैं जिनके पास पैसा और रुतबा होता है। बाकी लोग नदी की तरह बह जाते हैं। लेकिन कुछ लोग बचे थे और उनकी कहानियां वो आज भी रोंगटे खड़े कर देती हैं। एक बचे हुए यात्री ने बताया, मैं अपने कैबिन में सो रहा था, अचानक एक जोरदार धक्का लगा। मैं उठा, जहाज झुक रहा था। मैंने कॉरिडोर में कदम रखा तो पानी घुटनों तक था। मैं भागा, ऊपर गया। जब डेक पर पहुंचा, जहाज इतना झुक चुका था कि खड़े रहना मुश्किल था। मैंने पानी में छलांग लगाई और तैरता रहा अंधेरे में। पानी का तापमान उस रात था मात्र 10 डिग्री सेल्सियस। इतने ठंडे पानी में एक इंसान बिना लाइफ जैकेट के ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट ही सरवाइव कर सकता है। और ज्यादातर लोगों के पास लाइफ जैकेट थी ही नहीं, क्योंकि 14 मिनट में लाइफ जैकेट्स बांटने का वक्त ही नहीं मिला। साल्वेशन आर्मी के एक मेंबर एडवर्ड हैनिगन ने बताया कि उन्होंने अपने साथियों को पानी में देखा, चिल्लाते हुए, हाथ हिलाते हुए, लेकिन वो खुद कुछ नहीं कर सकते थे। वो बस तैरते रहे और आवाजें धीरे धीरे बंद होती गईं। आज एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड की रेक यानी उसका मलबा सेंट लॉरेंस नदी की तलहटी में 40 मीटर नीचे पड़ी है। डाइवर्स जो वहां जाते हैं वो बताते हैं कि जहाज का ढांचा आज भी काफी इंटैक्ट है। डाइनिंग रूम की कुर्सियां, कैबिन्स के दरवाजे और कहीं कहीं वो पर्सनल सामान जो उस रात के यात्री अपने साथ ले जा रहे थे। एक डाइवर ने बताया कि उसे एक बच्चे का जूता मिला, बस एक जूता। वो जूता का दूसरा जोड़ा शायद आज भी नदी की तलहटी में कहीं है। क्वेबेक की सरकार ने इस रेक को एक प्रोटेक्टेड हेरिटेज साइट घोषित किया है, यानी वहां से कुछ भी उठाना इल्लीगल है, क्योंकि वो जगह एक ग्रेवयार्ड है 1012 लोगों का। और अब वो सवाल जो इस पूरी कहानी की शुरुआत से तुम्हारे मन में था, आखिर 14 मिनट में इतना बड़ा जहाज कैसे डूब गया? टाइटैनिक को 2 घंटे 40 मिनट लगे, लेकिन एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड को सिर्फ 14 मिनट। इसके 3 कारण थे। एक, वो खुली पोर्ट होल्स। गर्म मई की रात में लोगों ने अपनी कैबिन की खिड़कियां खोल रखी थीं। जैसे ही जहाज एक तरफ झुका, उन खिड़कियों से पानी सीधे अंदर घुसने लगा। एक नहीं, दर्जनों खिड़कियां एक साथ। 2, स्टॉरस्टेड की बॉ ने जो छेद किया था वो इतना बड़ा था कि पानी का प्रेशर संभालना इम्पॉसिबल था। और जब स्टॉरस्टेड टक्कर के बाद पीछे हटी तो वो छेद पूरी तरह खुल गया, पानी का एक सैलाब। और 3, जहाज का एंगल। एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड इतनी तेजी से एक तरफ झुकी कि पोर्ट साइड की सारी लाइफ बोट्स हवा में चली गईं, उतारी नहीं जा सकती थीं। और स्टारबोर्ड की लाइफ बोट्स पानी में इतनी तेजी से गिरी कि वो क्रश हो गईं। ये तीनों चीजें एक साथ हुईं, एक ही वक्त पर। और यही वजह थी कि 14 मिनट में 1012 लोग चले गए। RMS एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड की कहानी ये सिर्फ एक जहाज के डूबने की कहानी नहीं है। ये उन 1012 लोगों की कहानी है जिनके सपने, जिनके परिवार, जिनकी उम्मीदें सब उस रात सेंट लॉरेंस नदी में समा गए। ये उस बिल्ली एमी की कहानी है जिसने शायद वो देख लिया था जो इंसान नहीं देख सका। ये उन साल्वेशन आर्मी के 143 लोगों की कहानी है जो दुनिया की भलाई के लिए निकले थे और कभी वापस नहीं आए। और ये उस इतिहास की कहानी है जो एक महायुद्ध की आंधी में दब गया, जिसे दुनिया ने भुला दिया, लेकिन सेंट लॉरेंस नदी की गहराइयों में 40 मीटर नीचे वो जहाज आज भी वहीं है, चुपचाप उन 1012 लोगों की यादों के साथ। अगर ये कहानी तुम्हें अच्छी लगी तो यार लाइक करो, इससे हमें पता चलता है कि तुम ऐसी कहानियां और चाहते हो। और हाँ,
अगले वीडियो में हम एक ऐसी मिस्ट्री लेकर आ रहे हैं जो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है। एक ऐसी घटना जिसे साइंटिस्ट आज तक पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एक ऐसा रहस्य जो दशकों से दबा हुआ है। उसे सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि वो वीडियो तुम मिस नहीं करना चाहोगे।